मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए हो? मस्ती कि गर्लफ्रेंड की लैप में भी अगर सर रखा है तो नेशनल इनकम चल रहा है। कोई तुम्हारे दिमाग में जाके थोड़ी देख रहा है। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते। भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे भैया। क्या नहीं करोगे? ए भैया पापा ने मना किया है। मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है। पर आप कभी दिमाग के साथ बैठकर देखिए तो, जैसे मुन्ना मिर्जापुर का एक बड़े घर के बदतमीज युवा का रिप्रेजेंटेटिव किसी घर जा रहा है, उसके बाप की हाइट छोटी है, उसी के लौंडे से मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये तो अद्दा है, ये तो अद्दा है। और बदतमीजी की हाइट कि यार तुम्हारी अम्मा से मिलते होंगे तो सीढ़ी लगाते होंगे। आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। इस वाले पॉडकास्ट की हाइप बहुत टाइम से बिल्ड हो रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, रील्स की वजह से। आज अवध ओझा सर हमारे साथ एक लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन करेंगे। जो लोग अवध ओझा सर को नहीं जानते, ये एक यूपीएससी के कोच है। यूपीएससी सर्कल्स में लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इनकी नॉलेज की वजह से, इनकी विड्थ ऑफ नॉलेज की वजह से। यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इस इंसान को बहुत कुछ पता है। आज के पॉडकास्ट में हमने देश की बात करी, फ्यूचर की बात करी, जियोपॉलिटिक्स की बात करी और कुछ ऐसी चीजों की बात करी जो आई एम श्योर कि आप पहली बार लाइफ में सुनेंगे इस एपिसोड पर। अवध ओझा सर इज समवन हु हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल। जिंदगी भर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है और आज इनके साथ हम भी सीखेंगे दोस्तों टीआरएस पर। आज की स्टाइलिंग हुई है आजियो की वजह से। अगर आपको भी ऐसे ही फैशनेबल दिखना है तो आजियो आप डाउनलोड कीजिए और तुरंत अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट कीजिए। ये है अवध ओझा सर ऑन आजियो प्रेजेंट्स द रणवीर शो। अवध ओझा सर, पहले से ही मैं ये कह रहा हूँ 5 मिलियन व्यूज के लिए थैंक यू। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर भी। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक यंग आदमी इतना डायनेमिक है। ये आपको कैसे पता चला? हमने बहुत कम बात करी है। नहीं, आदमी का चेहरा उसका आईना है। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इट्स अ मिरर। मतलब यहाँ एक स्क्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। ओके क्योंकि आप एक कोच हो सर, आई फील कि एक अच्छा कोच होने के लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होने की जरूरत होती है। डेफिनेटली। ओके तो अब आप क्या पढ़ रहे हो? आप एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? अभी आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, राम राज्य। ओके इट इज रिटन बाय आशुतोष राणा। वो मतलब एक्टर आशुतोष? हाँ, यस। और मतलब वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रामा, हिज कैरेक्टर एंड ऑल, बहुत अच्छा। तो आजकल मेरा टॉपिक है राम, श्री कृष्ण की, मतलब इनसे कुछ निकाला जाए बाहर, इनकी कुछ रेलेवेंसी क्रिएट की जाए। वो हमेशा रहेंगे रेलेवेंट, तो मेरा टॉपिक ही यही आजकल, श्री कृष्ण, प्रभु राम वगैरह वगैरह। आजकल क्यों? आजकल इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी फ्री फील कर रहा हूँ, शोज़ करता रहता हूँ, पढ़ाना थोड़ा सा कम हो गया है, तो लाइफ लग रहा है कि डाइवर्ट हो रही है। ओके अभी तक मैं कोच था यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अब धीरे धीरे मैं सोशल वर्कर ज़्यादा होता जा रहा हूँ कि मेडिटेशन पे काम करना है, प्रमोशन पे काम करना है, तो कुछ अलग ही दिशा में काम चल रहा है। ज्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही है आपकी? ज़्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही, वो पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो अध्यात्म का देश ही है। भारत मीन्स नॉलेज। लेकिन शायद मकाले के प्रभाव में ज़्यादा दिन तक रहे कि कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होते, संत कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन शायद कुछ किस्मत अच्छी थी कि आंख जल्दी खुल गई। कैसे खुली आंख? जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात, एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती। जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें दो बातें होती है। एक तो
आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं। तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं। उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो, और शुरू से मैं उनके इन्फ्लुएंस में रहा हूं, उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे लगता था कुछ तो गलत हो रहा है। बस वहीं उसी गलती ने इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की, और उसी इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम है कि आज मैं यहां हूं, स्पेशली अध्यात्म के रास्ते पे। आपकी गलती ये थी कि आप मटेरियल ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। मटेरियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, और मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को देखना। मैं अपना छोड़ के सबको देख रहा था। ओके। ये लड़का आईएएस बन रहा है, ये बिजनेसमैन बन गया, इसके पास 500 करोड़ आ गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली। तो वो जो मेरा अटेंशन दूसरों पे रहा लगातार, उससे मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। अब कभी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आज से करीब 15 साल पहले की। ओके। जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए यूपीएससी के, वहां से मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप ये मानते हो कि भगवान आपके मेहनत को रजिस्टर करते हैं, चाहे आपको उस मेहनत से रिजल्ट्स ना मिले, पर भगवान हमेशा वो रिजल्ट्स आपके हाथों में डाल देगा, शायद थोड़े टाइम बाद, पर मेहनत रजिस्टर होती है, तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे मैं ये बात यहाँ से कहना चाहूँगा रणवीर शो से, कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो खाली नहीं जाती। जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी 2019 में, हमारा गोल ये था कि सक्सेसफुल इंसानों के दिमाग को एक्सट्रैक्ट करके उनके बेस्ट बिट्स दुनिया के सामने हमें पेश करना था। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड पॉडकास्ट था हमारा। पहले 2 साल के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट चला, और फिर ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बदल गए, क्योंकि आई फील कि यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट फिर सैचुरेट हो गया। हर कोई बेसिकली ज्ञान दे रहा था कि ये करो, वो करो, ये मत करो, मैं ये करता हूँ, ऐसे हैबिट्स होने चाहिए, ऐसे आपको सोना चाहिए। और आज किसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए। शायद स्पिरिचुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लोगों को चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। पर मोस्टली लोगों को आज के जमाने में नॉलेज चाहिए, जबरदस्त नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, और फ्यूचर के बारे में लोगों को ज्यादा जानना है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगले 10 साल भारत के होने वाले हैं। हाँ, करेक्ट। बट ऑनेस्टली इसी सेंटेंस को एक कठोर तरीके से देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये बोलने की बात है, अनलेस आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के लिए। तो अगले 10 सालों में एग्जैक्टली गेम प्लान क्या होगा? दुनिया भर में टेक का प्रोग्रेस हो रहा है, एआई का प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है। आई फील कि भारतीयों को एक गेम प्लान चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो गेम प्लान होना क्या चाहिए? और स्पेसिफिकली ट्राई एड्रेसिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सर, यूपीएससी का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए, मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर को इम्प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है, और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी। तो हमें उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई, शाइनिंग इंडिया,
मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का। 2047 इंडिया इन 2047 एज अ वर्ल्ड पावर, इफ नॉट सुपर पावर। वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो। वो दुनिया हमें मानती कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया। ऐसे ही हर आदमी को दिस इज द बेस्ट वे। पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ देगी। एकदम छोड़नी है आपको। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई, अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके साथ दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन। अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा। हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे। पहला ऐसा कौन सी चीज, जैसे एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं। 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लान किया था पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। दे आर नॉट अ इकोनॉमिक पावर। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले आना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स का बेसिक लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। मतलब जैसे देश में पॉलिटिक्स होता है वैसे ही इंटरनेशनल स्टेज पर जियोपॉलिटिक्स होता है, और वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसे तो गैंग वॉर होती है। व्हाट इज अ गैंग वॉर? अगर हम मुंबई में रहें तो मुंबई इज अ कमर्शियल सेंटर, बिजनेस सेंटर है। तो कौन से बिजनेस से किसको कितना पैसा लेना है, रियल एस्टेट से कौन लेगा और ट्रेड से कौन लेगा, कौन और प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो चीज इंटरनेशनल लेवल पे है, वो नेशनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे है। तो जिसने भी, अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, ये है एजुकेशन का रोल। इस देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। अप्लाइड मतलब क्या? मतलब कि अगर हम वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई की गैंग वॉर को भी समझ रहे हैं। ओके। कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई इकोनॉमी की है, पर्सनल नहीं है। मतलब जो भी चीजें दुनिया में हो रही है, पहले उन चीजों के बारे में जानना और फिर उन चीजों के नीचे जो वजह है उस वजह को जानना, और फिर अपने आप को देखना। जैसे चाइना इकोनॉमिक पावर बना और फिर पॉलिटिकल पावर है दुनिया में, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर अपनी वजूद को बनाना है, बढ़ाना है,
तो वो चाइना से सीख सकता है, चाइना इन 2023। ओके, बहुत अजीब सवाल पूछूंगा अभी। ओके, ये मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा खुद का इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू। नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंड आई फील कि इस स्थिति से मुझे बहुत फायदे मिले कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स बहुत सर्फेस लेवल पर फॉलो कर, मुझे बस पता है कि क्या हो रहा है, मैं क्यों तक जाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं पूरी गेम को जियो पॉलिटिकल नजरिए से देख रहा हूँ। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग? ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आप ये मानते हो कि ये सही? हाँ। नेशनल या स्टेट पॉलिटिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए या क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स फॉलो ही करना चाहिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोनार्की थी। मोनार्की में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे अशोक है, वो देवानाम पियदसी है, बिलव्ड ऑफ गॉड। प्रजा का भला करना ये धर्म था। वी आर बाउंड बाय लॉ। अकबर जिल्ले इलाही है, लेकिन मोदी जी हमारे जिल्ले जमहूरियत हैं। बात समझ में आई? अशोक वॉज देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। अकबर वॉज जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। मिस्टर मोदी इज जिल्ले जमहूरियत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो पॉलिटिक्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो स्टेट में है या नेशन में है, वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। जैसे आज हम भारत को देखें, हमारे भारत के लोग इनोसेंट बहुत हैं, बहुत, मतलब इतने इनोसेंट लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इन्हें बिना तथ्य के कुछ भी समझा सकते हो। यह देश एविडेंशियल नहीं है। जैसे ब्रिटेन का आदमी आपसे एविडेंस मांगेगा, यह देश लॉजिकल है। बस आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर ले आओ, लोग मान लेंगे। तो ये देश बड़ा इनोसेंट है। इसलिए अगर इस देश को महान बनना है तो इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसे समझना ही पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है। उसका सिर्फ पैर नहीं छूना है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी इलाके में आता है, पूरा मोहल्ला पैर छूने के लिए भागता है। भैया आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिश्तेदार थोड़ी है। पैर हम किसका छूते हैं? किसी सम्माननीय का, शिक्षक का, गुरु का, संत का। भैया अभी तुम्हारे ऑफिस में डीजीपी साहब आ गए, आप जाओगे पैर छूने? आप उन्हें प्रणाम करोगे, सर नमस्कार या जय हिंद सर। तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने ये क्यों कहा कि अगर आपने जियो पॉलिटिक्स समझ लिया तो नेशनल और स्टेट? नहीं, मैंने ये कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था, उस पर मैंने समर्थन दिया था कि जियो पॉलिटिक्स समझना एक पीएचडी करने के बराबर है। ओके। जियो पॉलिटिक्स वो आदमी समझ सकता है जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी जियो पॉलिटिक्स कभी नहीं समझ सकता। भाई इजराइल, 99% लोग दुनिया में यह समझते हैं कि इजराइल का जो मसला है वो मुसलमान और यहूदी का मसला है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल जगह है ज्योग्राफिकली। 99% आप किसी से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी से, कि यार ये इजराइल, अरे बोले भैया यहूदी जो है जबरदस्ती मुसलमानों की इलाका कब्जा किए हुए। किसी को नहीं पता कि ये मसला जितना इतिहास पुराना है उतना ही पुराना ये मसला है। कभी वहां रोमन एम्पायर का दबदबा था, क्योंकि जिसका भी वहां कब्जा होगा वो पश्चिम और पूरब के ट्रेड पे कब्जा करेगा। फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, और आज अमेरिकन एम्पायर है। तो अमेरिकन एम्पायर वहां सीधे तो बैठ नहीं सकती, तो इजराइल उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस ज्योग्राफी को समझना, मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल, रेड सी, इतनी टेक्निकलिटी कौन सीखे? तो जो आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसका मतलब उसका माइंड बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार माइंड है, बड़ा डीप नॉलेज रखने की वो फितरत रखता है। तो जो पीएचडी करने की सोचेगा वो क्लास 10th की सिविक्स बुक नहीं पढ़ेगा। हमारा संविधान, हमारी संसद, ऐसे ही तो छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा यार, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। तो बेसिकली अगर आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्यों करें? क्यों करें? यही लॉजिक। ओके,
थोड़ा सा क्या कहूँ, मैं एक रिस्की चीज़ कहूँ, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आजकल जियोपॉलिटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और व्यूअर्स पूरे इंडिया से आते हैं, ना कि सिर्फ शहरों से। पूरे इंडिया के लोग अभी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके, जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मैरीन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे, तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश होगी। ओके, क्या मजा ही नहीं आया, साले टाइम वेस्ट कर दिए। तो ये इंडियन साइकोलॉजी। अब जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है। पीटर द ग्रेट लेकर आया था 17वीं सेंचुरी में। लेकिन देख सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेन आज पुतिन कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। तो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये वॉर दिखाई नहीं पड़ते थे। लिबरलाइजेशन से पहले सबके घर में टीवियां नहीं थी। अब सबके घर में टीवी है। अब टीवी जिसके पास नहीं भी है, तो एप्पल से लेके लावा तक का फोन तो है ही है। यूट्यूब खोल लेता है वो कि मिसाइल मारा पुतिन ने कहा होगा दुनिया का खात्मा। अरे भैया। तो वो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जाए, उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको मजा आ रहा है। एक और कठोर चीज कहनी है मुझे सर, और प्लीज करेक्ट मी, ठीक है, अगर आप अग्री नहीं करो। ओके, हमने इसी के पहले कहा कि अगर हमें भारत को सच में आगे लेकर जाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है भारत को, तो फिर हमें पैसे कमाने होंगे। हाँ। पैसे कमाने एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेस खोलकर। करेक्ट? बिल्कुल। यहाँ तक अग्री? बिल्कुल। अगर हम जिंदगी भर सिर्फ बिग बॉस देखें और शार्क टैंक नहीं देखें, तो फिर भारत आगे कैसे जाएगा? और ये जो हम कह रहे हैं कि अगले 10 साल भारत के होने वाले, एक बहुत रोमांटिक चीज़ है, और बहुत कम लोग असल में बिजनेस करना चाहते हैं, असल में मेहनत करना चाहते हैं। शायद जो जेन जी है, जेन अल्फा है, मतलब 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनसे मुझे होप है। पर मेरे एज के भी लोग, मैं 1993 बॉर्न हूँ, बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कम लोगों के सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारे लोगों को देश छोड़ कर जाना है। असलियत क्या है? क्योंकि अच्छी फीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारत के अगले 10 साल है, भारत का डेकेड है, पर असलियत क्या है आपके अकॉर्डिंग? असलियत यह है कि इस देश में 2 बातें हैं। एक, आपने अपनी जनरेशन को, इस जैसे सदगुरु हैं, कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को। मतलब सदगुरु की बेटी इज अ आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। ये देश सब कुछ करेगा। ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटालिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे छोटी छोटी चीजों को लोग बेचते हैं। एक डॉग मैंने देखा, लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपए में 2। वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहाँ मिलेगी?
मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ये बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसने 12th किया होगा या तो कॉमर्स से किया होगा। कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9-10 का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक हो गया ऐसे देखे कि अरे भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस गए काम कराने, बाबू आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है। ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं। आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है। ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज़ का ऐसा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ। एक छोटा सा इंस्टेंस मैं बताता हूँ। 1853 में जापान गुलाम हो गया। पहला काम उन्होंने किया, जैसे वो गुलाम हुए, 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या? अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद हैं, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ, आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं हमें यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ। जैसे ही गुलाम हुआ उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट को, यामागाता डेलीगेशन, यामागाता वहाँ का समुराई था, तो डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन 14 साल वेस्ट में रहा। उन्होंने भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम कमजोर क्यों हैं। और 14 साल बाद जब वो लोग वहां से लौट कर आए, डेलीगेशन लौट कर आए, तो उसने कहा साहब उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है साहब। बोले कैसा है? बोले रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है सर। तो इस देश को, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि अगले 10 साल भारत में पहले क्या करना है, एजुकेशन को अप्लाइड करना है, लड़के के दिमाग को जिंदा करना है, परसेंटेज से हटाकर उसको पर्सनैलिटी पे लाना है। जो लड़का 25 साल में डिप्रेशन का शिकार है, वो 98.2% लेके क्या करेगा? बताओ। एजुकेशन, फिर इकॉनमी। अब एजुकेशन इकॉनमी इंप्रूव होगी, ह्यूमन रिसोर्स आपका बढ़िया होगा, आपके पास क्रिएटिव माइंड्स होंगे। हम क्यों हायर करेंगे एडवाइजर्स बाहर से? इंडिया को डेलीगेशन बाहर से आता बताने के लिए कि साहब आप अपनी सड़कें ऐसे बनाओ। हमारे बच्चे बचाने वाले नहीं है, लेकिन हमने उन्हें क्रिएटिव नहीं बनाया। यहां का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का यूएस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है।
क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही है। तो तीसरा काम हमें करना है, गुड गवर्नेंस बनानी है कि अगर रणवीर 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसे लगे कि नहीं यार, गवर्नमेंट बॉदर्स अबाउट मी। और अगले 10 साल में मेड इन इंडिया, इंडिया से लेकर दुबई से लेकर बर्लिन से लेकर अमेरिका, हर जगह, कि जैसे कभी मेड इन ब्रिटेन था, मेड इन यूएस था, मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर हम इन 4-5 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो अगला 10 साल हमारा होगा। ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जो भी आपने अब तक कहा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप एकदम बेसिक लेवल पर आकर समझा रहे हो। किसी 22 ईयर ओल्ड, किसी 18 ईयर ओल्ड ने अगर ये पॉडकास्ट सुन लिया तो उन्हें समझ आएगा कि अच्छा ओके, मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना। आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से समझा दिया। मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। तो जब मैं 22 साल का था, मुझे पता था कि हाँ, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी उसी लॉजिक के साथ कि मेरे पास एक फ़ोन है, एक नीले कलर की चद्दर है, वो मैं पीछे डाल दूंगा और वीडियोस बनाने लगूंगा। ऐसे मेरी यूट्यूब करियर की शुरुआत हुई। फिर आगे जाते जाते मुझे ये पता चला कि अमेरिकन्स एट स्केल थिंकिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज़ स्टार्ट करी, फिर ये सोचते हैं कि इसे सबसे ज़्यादा बड़ा कैसे कर सके। और वो मेंटालिटी मिसिंग थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी और हमारे मेंटालिटी में भी, और वो मुझे खुद अमेरिका से सीखनी पड़ी। आई फील कि ये एट स्केल थिंकिंग एक मिसिंग लिंक है इंडिया में। Exactly. दूसरी चीज़, और भी जब आगे गए, जब थोड़ी स्केलिंग हो गई, चीज़ों को थोड़ा बड़ा बनाया, फिर मुझे पता चला कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है लोगों को मैनेज करने के लिए। वो भी मुझे खुद को बढ़ाना पड़ा। और इमोशनल इंटेलिजेंस आई फील टू सम एक्सटेंट, हाँ, अब थोड़ा बहुत बिग बॉस से, फिल्मों से सीख सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मेनली आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने की ज़रूरत है। दूसरों के दिमाग कैसे चलते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख ले। और अगर क्रिएटिविटी की बात आई, आई स्ट्रांगली फील हमें दूसरे देशों का कंटेंट देखना चाहिए। भारत में हम सिर्फ भारतीय कंटेंट देखते हैं, पर ये भी जानना चाहिए कि जर्मनी में कैसा कंटेंट चल रहा है, अमेरिका में कैसा कंटेंट चल रहा है, मिस्टर बीस्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर, वो कैसे सोच रहे हैं, वो कल्चर जस्ट है। आई फील कि क्रिएटिविटी भारतीय बच्चे सीख लेंगे, डिज़ाइन सीख लेंगे इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल से। इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर मुझे थोड़ा डर होता है। आई डोंट नो अगर हर कोई सीखे, स्पेशली मर्द शायद इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेंगे नहीं। और एट स्केल थिंकिंग, अगर ये 3 चीज़ें सीख ली हर भारतीय ने, फिर शायद भारत में बहुत सारे बिजनेसेस बनेंगे और फिर शायद भारत के 10 साल, हमारे 10 साल होंगे। आई थिंक रणवीर इलाहाबादिया इज इंजीनियर जी, और अभी 30 साल का लड़का एंड अ नोन नेम इन इंडिया। अगर ये रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका चला जाता, कौन जानता उसे? यू टुक अ रिस्क, है ना? यू थॉट क्रिएटिव, यू टेक योर एग्जाम्पल। मैं तो अभी यही सोच रहा था, यू आर स्पीकिंग, तो मुझे लगा कि यार एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था कॉलेज में। जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठा, जब मैंने GRE नहीं दिया, मेरे सारे दोस्त GRE दे रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ कर सकते, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते। बहुत मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत रोता था अकेले में। नाउ सी यू टुक द रिस्क ना। मैं यही सोच रहा था कि यू आर 30 ईयर यंग गाय। ओल्ड तो ये लोग, हम लोग नाक में लगाते हैं 20 ईयर ओल्ड। यू आर 30 ईयर यंग गाय, और यार तुमने इतना बढ़िया, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मतलब यू टेक अ कंटेंट, मतलब TRS शो का एक सबसे खास बात पता है क्या, कि यू टेक रेलेवेंट कंटेंट्स। जैसे मैं बहुत शोज में जाता हूँ, बुलाते हैं लोग, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मेरे पास को खंगालते हैं। वो थोड़ा सा उनको बड़ा रोमांटिक लगता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया था, गोली चलाई थी, किया था। पर दिस यू आर टॉकिंग सच अ गुड थिंग ना, ये चीज़ बड़ी प्यारी है। जैसा यू सेड जस्ट नाउ कि लोग जो है ऊब चुके हैं, उससे हर आदमी अब सेल्फ डेवलप ज्ञान नहीं सुनना चाहता। कितनी अच्छी रीडिंग है ये। मीन्स कि यू आर डूइंग बिग होमवर्क ऑन दैट। अब आदमी कुछ और सुनना चाहता है, और वो सुनकर क्या करेगा, डेवलप करेगा।
TRS शो देखने, जब जो आदमी ये शो देख रहा होगा उसको कितनी चीजें इनपुट के रूप में मिल रही होंगी। तो अब एक अगर रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका नहीं जाकर इंडिया में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो यू आर एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इफ एग्जैक्टली दिस विल बी डन, इसको मैं कह सकता हूं रणवीर इलाहाबादिया प्रोग्राम। तुम्हारे नाम पे एक प्रोग्राम ही बना दो कि इस देश के लड़कों को सीखना चाहिए कि नहीं, सिर्फ अमेरिका जाना ही सॉल्यूशन नहीं है। इट्स अ बिग मार्केट इंडिया, 1 billion 50 crore people are there. If anything clicks positive, you will be a name in this country and entire world. एक और रॉ चीज कहना चाहूंगा, यहाँ है पैसे कमाने के लिए। ये गलत फहमी है कि यहाँ बैठकर आप पैसे नहीं कमा सकते। मोस्टली हर कोई पैसों के लिए वहां जाता है। डेफिनेटली इज्जत के लिए, जो आपने इज्जत की बात करी, बट इन अ वे इज्जत आपको पैसों के थ्रू मिलती है, और उन पैसों के लिए वहां लोग चले जाते हैं बिना जाने कि यहाँ के जो बिजनेसेस अब ग्रो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। दूसरे देशों का पैसा अब यहाँ आने वाला है अगले 10 सालों में। इसी वजह से शायद हम सोने की चिड़िया बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। पर आई फील कि बहुत जो ब्रेन ड्रेन हुआ, जितने सारे लोग जा चुके अमेरिका में, यूरोप में, उन्हें थोड़ा सा लौट कर आना है, या एटलीस्ट वहाँ जो पैसे कमा रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करना है। पर हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचता है मोस्टली, तो उन्हीं स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा फायदे मिलेंगे। पर आई फील कि अगर यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और वहाँ के इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स टीम अप कर ले तो फिर कुछ हो सकता है आगे जाकर। पर मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं बस क्यूरियस हूँ, मुझे देखना है कि क्या होगा। तो ये मेरा माइंडसेट है। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों के साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ। मतलब अगर आपने कुछ कहा, मैं आपके साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ, ताकि व्यूअर्स और लिसनर्स की समझ बढ़े। डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती है। एंड मोस्टली भारत में, क्या बात है, क्या लाइन है, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती। एंड इन दिस कंट्री पीपल थिंक डिसएग्रीमेंट मींस एनिमिटी। क्या बात है, वंडरफुल लाइन, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या अगर आप कुछ अग्री नहीं कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज सर डिसएग्री विद मी। डेफिनेटली ओके। पर पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके दिमाग को जानना चाहता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि हम और शार्पली आगे बढ़ सके, क्योंकि आपसे बहुत बात करनी है। तो हमारा एक राउंड है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। तो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर मैं एक डीप डाइव करूंगा आपको जानने के लिए, ताकि हम भारत की बातें कर सके इन अ मोर शार्प वे। ठीक है सर, आप रेडी हो? हाँ, रेडी। ओके, क्या बात हो जा सर, डीप डाइव के लिए आप रेडी हो? ओके, आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। क्वेश्चन 1, भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या है? भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है, इतिहास एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री जी। भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है कि पुरानी सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। रोम, यूनान, सब खत्म, भारत जिंदा है। ओके, भारत जिंदा है। लेकिन उस जिंदा भारत ने जो उसके लिए अमृत था, उस पर ध्यान देने की बजाय कहानियों पे ज्यादा ध्यान दे दिया। रोमांस यानी कि लड़के लड़की वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक थिंकिंग। एग्जैक्टली उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया। अगर वो भारत के जिंदा होने के और उसके महान होने की गाथा पे ध्यान देता ना, जो कि अब गवर्नमेंट करने को सोच रही है, इसको लेके बड़ा हो हल्ला मच रहा है, पर शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि उस भारत का जो अमरत्व का सिद्धांत है उसको फिर से जिंदा किया जाए। कैसे सोच रही है? हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है। और ध्यान देते हैं हम सबसे ज्यादा शरीर पे। एलमेंट का सूप लगाते हैं, एलमेंट का शैम्पू लगाते हैं, एलमेंट का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है, तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है? मन को। तो कौन सी विधा है भारत की? ध्यान, मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है।
उस ट्रेडिशन को ध्यान, हमारे यहाँ ध्यान कौन करता है? जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती है। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहां इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। ओके, और वर्स्ट चीज भी बतानी है आपको। वही मैं, भारतीय इतिहास वर्स्ट चीज यही है कि भूल चुके हैं, योग भूल चुके हैं। वाओ। ओके, दूसरा सवाल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक सबसे कॉमन गलती और एक अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती। एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते, और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द क्यों यूज करते? वो प्रिपेयर करना, गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग। इस एवोल्यूशन को समझना है, कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया। कहते ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते। पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। ओके, अगला सवाल, ये थोड़ा कैजुअल सवाल है, ठीक है। कहा जाता है कि कपड़े आपके पर्सनालिटी के एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक ऑफशूट होते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वैसे ही आपके कपड़े होते हैं, आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी स्टैंडर्ड आउटफिट के बारे में कुछ बताइए। गमछा, जो आज एक्सीडेंटली मैं ला नहीं पाया। नहीं कोई नहीं, पहली बार है जब मैं आपको इसके बिना एक्सीडेंटली आई फॉरगॉट गमछा लाना, पर मेरी पर्सनालिटी में गमछा है। और गमछा मुझे हर बात इस बात की याद दिलाता है कि जमीन से नहीं हटना है। जैसे टाई है, एरिस्टोक्रेसी का सिंबल है, गमछा जमीन का सिंबल है। तो मैं गमछा इसीलिए पहनता हूं कि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरी शुरुआत जमीन से हुई, एक साधारण सी, तो वहां से कभी उठना नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन से उठे उनका गिरना निश्चित है। एक गलतफहमी थी, अब तो ठीक है कि मैं कुछ अलग हूं। जिस दिन ये गलतफहमी दूर हुई तब जाके कुछ हुआ जीवन में। जैसे लोग टैटू करवाते हैं वैसे ही आप गमछा पहनते हो। गमछा पहनता हूं। ओके, ब्यूटीफुल। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम बदलने का पावर दिया जाए तो आप 3 बदलाव हमारे साथ शेयर कीजिए। आप क्या 3 बदलाव लाओगे? पहली बदलाव एज लिमिट में लाऊंगा। 21 से 25 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। आप कई सारे स्टेट से 40 साल तक सिविल सर्विस की परीक्षा लेते हैं। 40 भैया 40 साल लड़का पढ़ेगा, फिर जीवन में भाई 25 तक वो एग्जाम दे ले, क्योंकि किसी भी फील्ड में स्टैब्लिश होने में 5 साल लगते हैं। तो 25 साल में जो बाहर हो गया उसके पास अगले 5 साल है अपने आप को खड़ा करने का। पहला बदलाव तो मैं करूंगा, एज लिमिट को एकदम वो कर दूंगा। दूसरा बदलाव मैं ये करूंगा कि मैं हिंदी को कंपलसरी करूंगा। ओके, लैंग्वेज पढ़नी ही चाहिए। लैंग्वेज जानना बुराई नहीं है, लैंग्वेज को थोपना बुराई है। मैं हिंदी को कंपलसरी करूं। इतनी प्यारी लैंग्वेज है, जैसे तो सारी है, मतलब किसी को कहना बहुत प्यारी है वो अगले आदमी से बायसनेस हो जाएगी। क्योंकि जब कहीं जाते हैं, लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स। अभी हमारे देश में बाइंडिंगनेस मिसिंग है। हम कर्नाटका गए तो वहां का आदमी टूटा फूटा हिंदी बोलेगा। अब जैसे मैं अगर न्यूयॉर्क की सड़क पे टहल रहा हूं और कोई आदमी फोन पे बगल से बात करते हुए जा रहा है हिंदी में, तो डेफिनेटली आई विल बी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। जी। तो एक तो मैं एज लिमिट बदलूंगा, दूसरा मैं हिंदी को बदलूंगा, और तीसरा जो सबसे बड़ी बदलाहट मैं वहां करूंगा वो ये करूंगा कि व्यक्ति को जब वो एग्जाम दे रहा है
इंटरव्यू तक जा रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश जरूर करे, कहीं प्रेफरेंस दे उन्हें कि ये भैया आईएएस का इंटरव्यू देकर आए हैं, क्योंकि आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी आईएएस से कम नहीं होता। तो ये 3 बदलाव मैं करूंगा। ओके ओके, आपको लगता है बदलाव आने वाले? हो सकते हैं भगवान यहां से सरकार सुनेगी। होपफुली। ओके, अगला सवाल, अगर आपको देश का पीएम बनाया जाए तो आप क्या करोगे? आपकी 4 प्रायोरिटीज क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं इस देश की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और योगा और ध्यान कंपलसरी, मतलब आप फेल कर गए तो आप कुछ कर, क्वालिफाइंग पेपर होंगे ये। पहली बात, एजुकेशन अप्लाइड होगी, पहला काम मैं एजुकेशन पे करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा वुमेन एम्पावरमेंट पे, स्पेसिफिकली जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। मैं तो मानता ही नहीं कि औरतें गलत होती हैं, मेरा मानना है आदमी कमजोर होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान सुनेंगे जब आपकी इतनी बिसात हो कि आप उसको सुना लें। तो वैसे भी मैं वुमन और भगवान को दोनों साथ साथ ही रखता हूं। तीसरी बात, मैं कोशिश करूंगा हम एक हो जाएं। यूनिटी, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड यूनिटी। बड़ा नुकसान हुआ हम दोनों का, बहुत नुकसान हुआ। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जब कभी अंदाज़ा लगाएंगी तो शायद उन्हें एहसास होगा। और चौथी बात, अशोक की जो धम्म की नीति थी उसको मैं फिर से रीइम्प्लीमेंट करूंगा। उसमें क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी का मुल्क है ना, कश्मीरी कल्चर, तमिलियन कल्चर, गुजराती कल्चर, असमी कल्चर। तो वो पहला आदमी था जिसको ये बात पकड़ में आई। अच्छा, डिफरेंसेस अगर समझ में ना आए कि क्यों हैं, जैसे मुसलमान बुर्का पहनता है उसकी औरतें, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वो डेजर्ट है। खाना और कपड़ा ये कल्चर का हिस्सा है, और कल्चर संबंधित है किससे? ज्योग्राफी से। सहारा डेजर्ट में आप सूट पहन के नहीं टहल सकते, और सहारा का आदमी पालक नहीं खा सकता। भाई इस्लाम में शराब पे पाबंदी है, वहां जो आदमी ओल्ड मॉन्ग पिएगा वो डेड मॉन्ग हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो शराब कंपलसरी कहाँ है? रशिया में, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पॉर्क नहीं खा सकता सऊदीया का आदमी। तो फूड और ड्रेस ये कल्चर का पार्ट है, और कल्चर किससे प्रभावित होती है? ज्योग्राफी से। तो ये बात अशोक को पहले समझ में आई कि हमारी डिफरेंसेस जो हैं उसके रीजंस हैं, इसलिए नहीं कि हम दुश्मन हैं। तो फिर उसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, उसको धम्मा बोलते हैं जी। ये करूंगा मैं। ओके, ये फिर से एक रैपिड सवाल है। इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? तो इन शब्दों को सुनकर आपको एक अलग शब्द कहना है, तुरंत बताना आपको। यूपीएससी, गैम्बल, हिस्ट्री, मजा, भारत, महान, शादी, शादी इज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस एक्ट, प्यार, जरूरी है, कपड़े, मस्ट है, पर आपको सूट करने चाहिए। okay. स्टाइल, गिव्स यू आइडेंटिटी। बॉलीवुड, बॉलीवुड इज वेरी गुड व्हेन इट ब्रिंग्स तारे जमी पे, व्हेन इट ब्रिंग्स 3 इडियट, व्हेन इट ब्रिंग्स रंग दे बसंती। तो इट हैज अ रोल, बॉलीवुड हैज अ रोल। द थिंग्स विच बुक्स कैन नॉट डू, थिएटर विल डू। तो बॉलीवुड वेरी गुड। क्रिकेट, जलवा। अगला सवाल, आपके अकॉर्डिंग सबसे स्टाइलिश एक्टर कौन है और क्यों? शाहरुख खान मुझे स्टाइलिश लगते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? ऐसे मैं ज़्यादा मूवियाँ देखता नहीं, पर जब मैं उनके शोज वगैरह कभी कभार देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वो रहते हैं यम्पी लंपी लुक में, और अच्छे शर्ट्स और उसकी कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो शायद मैं चूंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, पर शाहरुख साहब को 1-2 शो में देखा है मैंने। तो
आप ये मानते हो कि स्टाइल का एक सिग्निफिकेंस होता है? हाँ हाँ, जिंदगी बिल्कुल में? बिल्कुल। स्टाइल इज योर इंसाइक्लोपीडिया। मतलब स्टाइल आपकी बहुत कुछ बताएगी आपके बारे में, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलना, आपका हैंड रेज करना, तो वो सारी चीजें बहुत कुछ डिफाइन करती हैं। बहुत सारे लोग बहुत लेट सीखते हैं लाइफ में। बहुत सारे लोग इमिटेट करते हैं। स्टाइल इज अ इनबिल्ट सिस्टम। व्हेन यू ट्राई टू सिट लाइक अमिताभ बच्चन, तो यू लूज एवरीथिंग। यू शुड सिट एज पर योर मेंटल स्टेटस। जैसे आप अंदर से वीरता का भाव लिए बैठे हैं, तो वो आपकी बॉडी से दिखाई पड़ना चाहिए। सिर्फ मूंछ बड़ी करके और घुमा लेने के और आंख टेढ़ी करके आप, वो बात ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। ओके। अगला सवाल, जब आप घर पे बैठे हुए होते हो, जब आप चिल कर रहे होते हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? नहीं, मैं तो घर पे, मेरा वैसे फेवरेट जो वेयर है, जो आमतौर पे मैं बाहर भी पहनता हूँ, मैं ट्रैक में ही रहता हूँ। एथलीजर, हाँ, ट्रैक पैंट्स। बिल्कुल। ओके, क्यों? पर कंफर्ट। कंफर्ट। ओके, ठीक है। मैं तो पार्टीज में, शादी में चला जाता हूँ पहन के। एडिडास मेरा वो है, तो शादी वगैरह में चला जाता हूँ। बढ़िया। ओके, आपके जिंदगी में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी और वो एडवाइस क्या थी? सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे पिता ने दी, और वो मेरे भगवान हैं। और वो यही थी कि देखो बेटा, अपने दिमाग को जिंदा कर लेना, क्योंकि तुम दुनिया में जो भी करोगे, मैं काफ़ी दिन तक उनकी इस बात को समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, और आज भी वो भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ हैं, और जब भी मुझे एडवाइस लेनी होती, मैं यहाँ से इस मंच से कहूँगा कि हर आदमी को अपने जीवन में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसकी एडवाइस पर वो ध्यान दे, क्योंकि एडवाइसें जीवन बदलती हैं। अभी रिसेंटली मुझे अपना ऑफिस शिफ्ट करना था अपने कंपनी का, तो मैं इलाहाबाद जा रहा था। तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं इलाहाबाद अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। तो बोले यार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दिल्ली से बम्बई गए थे, तुम यार इलाहाबाद जा रहे हो, पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा, और ये जो दिमाग वाली एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा दिमाग को मारना मत, दबना मत, किसी चीज को इसलिए मत करना क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि कल दुनिया नाली का पानी पीने लगे। जैसे लोग कहते नहीं अरे सभी सिगरेट पीते हैं, पीते होंगे। ऐसे लोग आज कहते नहीं कि भैया शराब पीना तो फैशन है, होगा, कल नाली का पानी पीना फैशन हो जाए फिर। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी, वो कहते थे कि देखो बेटा, जब तुम खाने की कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। जब सिगरेट खरीदना तो उसका कंटेंट चेक कर लेना कि कितनी प्रोटीन है इसमें। तो बोले ये सब जिंदा दिमाग के काम है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक से एक पढ़े लिखे लोग, कितने बड़े बड़े साइन बोर्ड लिखे हुए हैं, कंपलसरी मैंडेटरी है पान की दुकान वालों के लिए कि सिगरेट स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, फोटो बना दिया उसके पैकेट पे, फेफड़ा बना दिया, कैंसर लिख दिया। लेकिन चूंकि वो दिमाग जिंदा नहीं है, इसलिए शायद, या फिर भारत के लोगों को मैं वैज्ञानिक भी मानता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि पी के देख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 साल पिए तो उनको लगा तो झूठ ही बोलते रहते हैं, यार ऐसा थोड़ी है, मैं 25 साल से पी रहा हूँ, मुझे तो नहीं हुआ। तो वो भी एक अप्रोच है लाइफ की। लेकिन माई फादर इज बेस्ट एडवाइस गिवर इन माई लाइफ। मेंटर है बेसिकली। मेंटर है मेरा। ओके, आपके शोहरत, फेम से नतीजत एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ट्रोलिंग। इतनी ट्रोलिंग होती है। आपको क्या ट्रोलिंग मिलती है? नहीं, जैसे मुझे ट्रोल करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई क्लिपिंग है, मैंने कह दिया कि जैसा भी मैंने कहा कि मुगल काल में मैं जीना चाहूंगा, अब ये क्लिपिंग निकाल ली कि ये मौलाना अवध ओझा, ये हृदय से रणवीर इलाहाबादिया शो पे निकला हृदय का मर्म, ये मौलाना, ये मौलानियत की झलक दिखाई पड़ी इस अवध ओझा के अंदर। तो वो बेचारे जो इनोसेंट से लोग हैं, अब तो खैर मैं आदी हो गया उस चीज का। लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि ट्रोलर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, उनसे आप नहीं बच सकते, या ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि शायद मुगल एरा में भी ट्रोल्स हुए तो रहे होंगे, तब मीडिया अलग रहा होगा, मीडियम अलग रहा होगा। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मुझे बड़ी देर में समझ में आया ये कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि गुरु मूवी में एक डायलॉग है कि अगर दुनिया आपकी बुराई कर रही है तो मान लो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ओके, इन शब्दों की असलियत समझाइए। मौत।
मौत एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। ओके। इसलिए नहीं बोला जा सकता, एक ही आदमी है जिसने मौत पे बोला है, वो है सोक्रेट्स। ही इज द ओनली पर्सन। बाकी उस पे बोलने का मतलब आप बुकिश बातें कर रहे हो कि कपड़ा बदलना होता है, आत्मा शरीर छोड़ के नए वस्त्र धारण करती है, ये सब गीता में लिखा हुआ है, पर वो सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस पर बोला नहीं जा सकता। ओके। जिंदगी युद्ध है, वॉर। और अगर आपने उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन, अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी नहीं। दुख अच्छी चीज है। एक तो आपको वास्तविकता से परिचय कराता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जब दिल्ली में ऐसे घूमता था और कई दिन तक, मैं सिखों को कभी कुछ नहीं कहता, मैं कई दिनों तक तो मैं वहाँ बंगला साहिब में खाना खाता था और कोई मुझे एंटरटेन ही नहीं करता था। जानते थे लोग कि भैया बात करेंगे तो पैसा मांग लेगा। और मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम जरूर लूँगा, पंकज पांडे जी। वो पता नहीं क्या उनके मन में रहता था, लेकिन वो हमेशा मुझे पैसे देते थे। मैं जब भी उनसे मांगता था 10,000, 5,000, 15, लोग मना करते थे उनको कि अरे यार क्यों पैसा दे रहे हो, उससे मिलेगा ही नहीं पैसा। पर पांडे जी कभी मना नहीं किया। और एक बार तो मैं उनके बैग से करीब 50,000 रुपये निकाल लिया 2006-07 में। तो बड़ा प्यारी घटना है कि अगर मेरे घर वाले लोग होते तो शायद मुझे गाली देते, झगड़ा करते मुझसे। वो बेचारे मॉरिशस थे, वहाँ से लौट कर आए और किसी को उन्होंने भेजा था पैसा निकालने के लिए, तो उसने कहा कि भैया 50,000 तो कम है। तो लौट कर आए तो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे ऐसे टेक लगा के। मैं समझ गया कि भाई ने पैसा देखा होगा। मैंने कहा बड़े चिंतित लग रहे हो यार। हाँ बोले यार अब थक गए। मैंने कहा थकान वाली चिंता नहीं है, कुछ और है। कहीं ना यार बैग्स में 50,000 रुपया रखा था, मिल नहीं रहा है, पता हम सोच रहे खर्चा कहाँ किया है। मैंने कहा मैंने निकाला है। कहे यार अवध हम समझ नहीं पा रहे थे, हम कैसे तुमसे कहें। क्या तरीका था बात को कहने का। भाई आप किसी घर में रह रहे हैं, वो तो कह देगा तुरंत कि तुम ही थे यार, मेरे बॉक्स में पैसा रखा हुआ था, तुम पैसा नहीं मिल रहा है, क्या किए पैसा। लेकिन कितना बढ़िया दिमाग रहा होगा कि नहीं यार, अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूँगा कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं चोरी का एहसास ना हो जाए। तो दुख होना चाहिए आदमी को जीवन में, उससे आदमी को वास्तविकताएं पता चलती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। अगर आपको एक मैकेनिक की साइकोलॉजी समझनी है तो आप एक मूवी देखो, खट्टा मीठा। जब राजपाल यादव जॉनी लीवर को बुला के ले आता है, जॉनी लीवर कहानी सुना रहा था कि मैं एक बार वो चला रहा था क्या कहते हैं, रोड रोलर, और गिर 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 रोड रोलर फंस गया। तो मैकेनिक ये दिखाना चाहता है कि भैया मैं दुनिया का सबसे उम्दा मैकेनिक हूं। तो और अगर मैकेनिक से काम लेना है तो उसको टोकना नहीं। जैसे बार बार अक्षय कुमार पूछता है क्या हुआ, कहता अभी ठीक करके देता हूं। और मामा कहता यार ये मामा बना रहा, रिश्तेदार बना रहा है। तो आप हिंदी मूवी से क्या नहीं सीख सकते, पर आप कभी दिमाग के साथ बैठकर देखिए तो। जैसे मुन्ना मिर्जापुर का एक बड़े घर के बदतमीज युवा का रिप्रेजेंटेटिव किसी घर जा रहा है, उसके बाप की हाइट छोटी है, उसी के लौंडे से मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये तो अद्दा है, ये तो अद्दा है। और बदतमीजी की हाइट कि यार तुम्हारी अम्मा से मिलते होंगे तो सीढ़ी लगाते होंगे। मतलब आप इमेजिन करो कि बॉलीवुड क्या क्या दिखाता है। ओके। पैसे धरती पर भगवान का रूप है। ये देश है जो कहता है अब पैसे क्या है, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के। और यही वो देश है जहां लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पैसे कमाने हैं, हर युवा को कमाने, हर व्यक्ति को कमाना है और पैसे को गोल बनाना है। ज्यादा गोल ना बनाए, 2-4 लाख करोड़ का बना ले। इससे मेरा एक छोटा सा गोल है कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है। मैं यूनिवर्स के उसमें बता रहा हूं। जी जी। इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहां 1 लाख करोड़ रुपए क्या है। मनी इज वर्शिप। हर आदमी इस देश में पैसा तलाश रहा है। जो नहीं तलाश रहा है वो स्वामी अड़गलनंद है।
ध्यान में मस्त है। तो इस देश में जो ध्यान में मस्त है बस उसी को पैसे की जरूरत नहीं, बाकी सबको है। ओके। सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि अगर आपको मिल जाए तो आपकी गली का कुत्ता भी आपको अपना जीजा बना लेगा। बड़ी प्यारी चीज है सफलता। मतलब मैं सोचता हूं मैं आज भी वैसा ही अवध हो जाऊं, मैं आज भी झूठ बोलता हूं, मैं आज भी सोचता हूं बेईमानी करूंगा, मैं कहता हूं मतलब मेरा एक गोल है लाइफ में कि दुनिया का बेईमानों का भगवान बनना। मुझे ईमानदार बनना ही नहीं। कितने सारे ईमानदार इस देश में, मुझे नहीं बनना। इस देश में रहकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदार बनना ही नहीं है। सब मुझे जानते हैं कि ये बेईमान है, ये झूठ बोल रहा है, बदमाश है, अपराधी है, लेकिन सब मेरे सामने आके कहते हैं यार अवध भैया बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आप भैया क्या पढ़ाते हैं भैया। मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि आज भगवान के आशीर्वाद ने, गुरुओं के आशीर्वाद ने, आइडेंटिटी, मैं हर उस चेहरों को देखता हूं तो मुझे लगता है कल तक तो तुम मुझे गाली दे रहे थे। सफलता बहुत जरूरी है और मिलेगी कब? जब आप किसी गुरु का शरण पकड़ लो। किसी को पकड़ो, आप पंडित रविशंकर को पकड़ लो, आप सदगुरु को पकड़ लो, आप आशुतोष महाराज को पकड़ लो, आप YSS के पार्ट हो जाओ, आप इस देश के किसी संत को पकड़ो। आप डरो मत कि अरे कुछ संतों ने धोखा दिया। एक 50,000 की गड्डी में अगर 5 नोट नकली हो जाए तो हम पूरी गड्डी थोड़ी जलाएंगे। सफलता बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी। पॉडकास्ट तो और भी अच्छी चीज है। मतलब आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज बाहर जाती हैं। पॉडकास्ट इज लाइक वो जो एक जादूगरनी का मिरर होता था जिसमें वो जाके सब कुछ देखती थी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो बचपन में हमने कहानियां पढ़ी थी कि एक जादूगरनी थी, उसके पास ग्लोब था, तो पूछती थी कि साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा, तो दिखाई पड़ता था। तो पहले अगर आज से 20 साल पहले अवध ओझा होता तो शायद उसको 2, 4, 10, 20, 50 लोग जानते। मेरे जैसे न जाने कितने अवध ओझा रहे होंगे आज से 20 साल पहले जो बहुत कुछ दुनिया को दे सकते थे, पर पॉडकास्ट नहीं था तो वो नहीं दे पाए। तो अब न जाने कितने अवध ओझा आएंगे और जिनको फिर कोई रणवीर अलाहाबादिया इंटरव्यू करेगा और उस आदमी की जो अचीवमेंट है, जो उसने सीखा है, वो उसको स्कैटर करेंगे। आज के एपिसोड में आपको क्या पता चला पॉडकास्ट के बारे में? ये पहली बार है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो? नहीं, मैं कर चुका हूँ, कई सारे कर चुका हूँ। ओके। पॉडकास्ट में आपको फर्क क्या महसूस होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर इंटरव्यूज या जो भी? क्या होता है? असलियत निकल के आती? असलियत निकल कर आती है और मतलब ये है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके। तो लगता है कि भारतीय पॉडकास्ट सुनेंगे? एकदम सुनेंगे। करेंगे क्या? इसके लिए उन्हें डेवलप नहीं, क्रिएटिव या होना नहीं चाहते तो अब कुछ सुन के सीखेंगे। कितनी अच्छी बातें हो रही हैं भारत 2047 में। क्रिएटिविटी क्या है, हमें क्या सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे होना, तो वो तो उनके फायदे की बातें चल रही हैं। ओके। मुझे खुद की अडल्ट एजुकेशन पॉडकास्ट से मिली है, अमेरिकन पॉडकास्ट से। वहां से जो चीजें सीखी है मैंने खुद के करियर में अप्लाई करके इंडिया में ग्रोथ हासिल करी है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो मैं सीख रहा हूँ आप जैसे लोगों की वजह से, वो ऑडियंस के हाथों में हम डाल दे साथ में, और इन नॉलेज पीसेस से उन्हें ग्रोथ मिल जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, पर आई होप कि हर भारतीय तक पॉडकास्ट पहुंचे। एकदम पहुंचेगा। Okay? बिल्कुल पहुंचेगा। मुकेश अंबानी साहब को हम लोग थैंक यू बोलेंगे इस बात के लिए। हाँ जी। मुकेश अंबानी जी मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, पर कभी मिलूंगा तो मुझे 2 बातें उनसे कहनी है। एक, वो बड़े शांत रहते हैं, मैं उन्हें कभी बोलते हुए नहीं देखा, पता नहीं शायद बोलते तो होंगे ही। और जितना शांत रहते हैं, सिंपल भी रहते हैं। एक वाइट कलर की शर्ट, वो भी आउट किए हुए, और एकदम सिंपल, जैसे मतलब एक इतना बड़ा कैपिटलिस्ट इंडिया का इतना बड़ा आदमी। मैं उनका एग्जांपल देता हूँ क्लास में, एक बड़ा प्यारा सा, मैं उसको कोट करूँगा यहाँ पे। तो मैं जब लड़कों से पूछता हूँ कि क्लास में कि भैया ये बताओ इस देश का राजा कौन है, तो लोग बताते हैं कि मोदी जी यही है। अरे मैंने कहा राजा पूछा हूँ, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी। मैं कहता हूँ इस देश के राजा हैं मुकेश अंबानी जी। फिर लड़के मुझे देखते हैं कैसे? अरे मैंने कहा कि भैया उन्होंने अपनी वाइफ को, नीता अंबानी जी को, उनकी बर्थडे पे 450 करोड़ का याचेट गिफ्ट किया। 2000 करोड़
वर्ली सीलिंग पर उनकी बेटी का मैंशन, 2,500 करोड़। तो मैंने कहा यार 2,500 करोड़ रुपए का, आदमी की औकात गिफ्ट से ही तो पता चलती है भाई। एक आम आदमी जब बर्थडे मनाएगा उसको क्या मिलेगा? पेन, राइटिंग पैड, टेबल लैम्प विदाउट वायर। तो 2,500 करोड़ जो आदमी गिफ्ट दे सकता है वो 10,000 करोड़ तो आराम से खर्चा करेगा। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ उस आदमी के खिलाफ कर दे, कल बुला ले पार्लियामेंटेरियंस 545, ज्यादातर लोग धोती पहनते हैं, और रख दिया 20,000 करोड़ रुपया कि उठा लो। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता जी। एग्जाम्पल, एक्चुअली टीचर और कवि, इनको एक छूट होती है, किसी का नाम ना लें, किसी को बदनाम ना करें, किसी को डिफेम ना करें, पर विषय को सरल बनाने के लिए वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो लड़के कहते हैं हाँ, हमने कहा परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो है। तो मुकेश अंबानी जी को मैं यूज करता हूँ एग्जाम्पल्स में, उनकी सिंप्लिसिटी को मैं प्रमोट करता हूँ। और कैपिटलिस्टों का सम्मान करना चाहिए, इनकी वजह से नौकरियां मिल रही हैं, इनकी वजह से देश चल रहा है। क्या हमारे देश में एक और बड़ी बात है, पूंजीवादियों से पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं लोग। भैया पूंजीवादी बनना है, पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जिस दिन इस देश में 1 लाख मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपति होंगे तो इस देश की तो किस्मत ही बदल जाएगी। आपको लगता है अगले 50 साल में ऐसी स्थिति आएगी भारत में? आएगी, बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी। अब हमारे देश का जो युवा है उसको हर तरफ से कनेक्टिविटी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बात चल रही है। जैसे हम, मेरी ही बात, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के मंच से अपने युवाओं को, अपने मित्रों को बोलूंगा कि देखो यार, ये मत कहो कि मैं गरीब हूं, ये कहना ही छोड़ो कि मैं गरीब। मैं 7 महीने होटल में काम किया, शादी हो चुकी थी, कोचिंग चल रही थी, पैसा आता नहीं था, बेटी हो चुकी थी। किससे डेली जाकर मैं कहता मुझे पैसे दो? तो मैं कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि सब कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस मिलता है। पैसा भले ही कम मिलता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मोहम्मद हुसैन भाई थे, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ाना शुरू किया, तो वो हमें खाना खिलाते थे, कोई पैसा वैसा नहीं, कभी दे दिया 2,000, 5,000, 10,000, पैसा नहीं। लेकिन हमारे साथ के लोग कहते थे तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। अरे मैंने कहा कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, अनुभव दे रहा है। तो जब आप बाहर निकलते हो, समाज को फेस करते हो, कुछ काम करते हो, तो पैसे कम मिलेंगे आपको, नो डाउट, अनुभव तो मिलेगा, साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आएंगे परिवर्तन, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अवध ओझा का सबसे मनपसंद खाना क्या है और क्यों? मेरा सबसे मनपसंद खाना है बाटी चोखा। सेम। और बाटी चोखा के लिए तो मैं पैदल 10-20 किलोमीटर चला जाऊं जी। तो, और वो भी खासकर जो पूर्वांचल में बनती है, बिहार में। जी जी जी। वो उस पे उपले पे भुना हुआ आलू, हाँ जी, उसी पे भुना हुआ टमाटर और पूरा मसाला और मिर्चा और ये सब डालकर और घी में डूबी हुई बाटी, अरे उसका कोई तोड़ नहीं। मुंबई में इसकी बहुत कमी फील होती है हमें। अच्छा, यहाँ अच्छे लिट्टी चोखा या बाटी चोखा मिलते नहीं। तो मैं बोलता हूँ अपने किसी दोस्त को कि भैया तुम लॉन्च करो, मुंबई में बहुत स्कोप है वहाँ। यही था हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड। सर, बहुत कुछ पता चला आपके बारे में, आपके दिल को हमने जाना, पर मैं आपको कठोर सवाल भी पूछूंगा। बिल्कुल। ओके। हर हिस्टोरिकल फिगर के 2 पहलू होते हैं, और बेसिकली आपके रियलिटी के अकॉर्डिंग, आपके जज्बातों के अकॉर्डिंग, जिस पहलू में आप ज्यादा बिलीव करते हो आप वो पेश करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूं, मेरा मानना ये है कि लाइफ, मैंने कहा युद्ध है, तो हर दिन चुनौतियां हैं। तो जो आदमी के लिए चुनौती प्रॉब्लम है वो आम आदमी है। जैसे कोई आया यहाँ, उसने कहा यार रणवीर यार येलो करा लेते, ये तो बड़ा गंदा सा कलर है। अरे भैया आपको कौन से इस कलर से शादी करनी है? ओके। कुछ लोगों का अप्रोच लाइफ में ऐसा होता है, वो हर जगह जहां जाते हैं ना कमी निकालते हैं। हम आए हैं यहाँ 2 घंटे का शो करने, सब कुछ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जिसका है उसको अच्छा लग रहा है। ओके। मैं आपको एक बहुत तीखी चीज बोलूंगा, ठीक है मेरे? ओके। और उस तीखी चीज कहने से पहले मैं मेरी खुद की रियलिटी भी शेयर करूंगा लोगों के साथ। मैं खुद अल्ट्रुइस्टिक थॉट में बिलीव करता हूँ, यानी कि संसार का भला होना चाहिए,
हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, हर प्राणी का भला होना चाहिए। और ये मेरी कोर फिलॉसफी है रिसेंटली, स्पेशली मैं बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। और मैं खुद हिंदू, हर किसी से प्यार करता हूँ, हर धर्म से प्यार करता हूँ। हमारे देश के बहुत सारे हिंदू परिवारों में और बहुत सारे मुस्लिम परिवारों में दूसरे फेथ्स की बुराई होती है, पर घर के अंदर, ठीक है, घर के अंदर शायद एक हिंदू परिवार इस्लाम की बुराई करेगा और एक इस्लामिक परिवार हिंदुइज्म की बुराई करेगा, और ये ठीक है, ये असलियत है। ये सिर्फ इस देश की असलियत नहीं है, ये दुनिया भर की है। पर पब्लिक में शायद उन्हीं जज्बातों को ज्यादा सेलिब्रेट करने के लिए हम हिस्टोरिकल नजरिए शेयर करते हैं, एग्जैक्टली, ताकि जो हम घर पर बातें कर रहे हैं वो बातें वैलिडेट हो जाए कि ये देखो इसलिए मैं वो वैसी बातें करता हूँ। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, शायद जिस घर में हिंदू फैमिलीज इस्लाम की बुराई करते हैं वो पब्लिकली हिस्टोरिकली मुस्लिम्स की बुराई करेंगे, और जिस घर में मुस्लिम्स हिंदुओं की बुराई करते हैं वो पब्लिकली आकर शायद कोई हिस्टोरिकल हिंदू की बुराई करेंगे। और ये एक ह्यूमन नेचर की असलियत है। पर ये इंटरनेट का पास्ट फेज है, यानी कि पिछले 5-10 सालों में बहुत शार्प ओपिनियंस थे इंटरनेट पर, हर चीज को लेकर पोलराइज्ड ओपिनियंस। आई फील कि अगले 5-10 सालों में होपफुली ब्रोकन डाउन ओपिनियंस होंगे, जहां लोग 360 डिग्री से उसी चीज को देखेंगे। एंड आई होप कि पॉडकास्ट के थ्रू ऐसी थॉट इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल होंगे। कोई भी पूरे तरीके से अच्छा नहीं है, कोई भी पूरे तरीके से बुरा नहीं है। हर इंसान ग्रे कलर का होता है, कोई वाइट या ब्लैक नहीं है, नहीं होता। करेक्ट। उस नजरिए से हमें स्पेक्ट्रम की बातें करनी चाहिए। आई डोंट फील कि अकबर पूरे तरीके से एक विलन भी था या पूरे तरीके से हीरो भी था। करेक्ट। कुछ अच्छी चीजें करी भारत के लिए, कुछ बुरी चीजें करी भारत के लिए, पर ओवरऑल हमारे पॉडकास्ट में आपने मुगल फेस को काफी ज्यादा हाईलाइट किया, एंड आई एम श्योर कि आपने भी मुगल फेस को इसी नजरिए से पढ़ा है, पूरे तरीके से रिसर्च के साथ। तो उस ग्रे स्पेक्ट्रम में कहाँ पड़ता है मुगल फेस? एकदम बुरा था भारत के लिए? नहीं, एकदम अच्छा था भारत के लिए। अरे लाल किला बना, ताजमहल बना, सब बना। तो काफी सारे हिंदू ये मानते हैं कि क्योंकि बहुत सारे हिंदू कन्वर्ट हुए इसलिए मुगल फेस बुरा था देश के लिए। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हुए अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों से बहुत पहले, मुगलों से बहुत पहले केरला में क्रिश्चियनिटी आई, लोग वहां क्रिश्चियन बने। वो तो जैसा कि एक कहानी मैं सुनता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है उस कहानी को सुन के। फिर मैंने कहा हमारे देश के लोग बहुत इनोसेंट हैं। मुझसे एक साहब ने कहा कि औरंगजेब जो है डेली 10,000 हिंदुओं को मार के खाना खाता था। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं सबसे बहस नहीं करता। एक बार एक गधे ने एक बाघ से कहा कि दादा, बाघ ने कहा क्या? कहा घास नीली है। बाघ ने कहा बदतमीजी कर रहे हो तुम मुझसे, घास हरी है। उसने कहा नहीं दादा, आपकी आंख खराब है, टेस्ट करा लो, घास नीली होती है। बाघ ने कहा बदतमीज, चलो राजा के पास गए, शेर के पास। बोले भाई साहब, ये सर ये कह रहा घास नीली होती, मेरी आंख खराब है। शेर ने देखा बाघ की तरफ, कहा बाघ को 50 कोड़े मारे जाए। गधा हंसता हुआ चला गया। तो बाघ ने कहा कि सरकार, आप तो राजा हैं, आप तो देख ही रहे कि घास हरी है। बोले घास तो हरी ही है, ये सजा तुझे गधे से बहस करने के लिए मिल रही है। जिस देश में लोग इंजीनियरिंग करने के बाद कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं जानते, 10th के बाद जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी 90% लोगों ने, और हिस्ट्री पढ़ी भी तो ये सुन के पढ़ी कि बेटा इतिहास पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, उस देश में क्या हिस्ट्री पे डिस्कशन होगा? जिस देश में 98% लोगों को सन 90 में या तो डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था। तो
कोई बुरा अच्छे की बात नहीं। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी, बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी। इस देश में, इस दुनिया में खासकर, आप जिसके इंटरेस्ट के में हैं आप उसके लिए अच्छे हैं। अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। वही जो आप घर पे बात करते हो, एग्जैक्टली जो आपके दिल में है। तो मुगल्स जो है वो, मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इस देश का आदमी क्यों नहीं सुधरता। आप सिर्फ रोते हो, साहब हमको महमूद गजनी ने मारा, साहब हमको साहब 17 बार मारा साहब, फिर साहब हमको सर तैमूर लेम ने मारा सर 1398 में, साहब सर दिल्ली में बड़ा खून खराबा मचा, फिर साहब हमको साहब बाबर आके मारा साहब, फिर साहब हमको नादिर शाह सर 1739 में साहब हमारा पीकॉक थ्रोन लेके चला गया साहब, फिर साहब अब्दाली आके मारा साहब। अरे तुम कैसे आदमी हो यार, तुमको बार बार बाहर से आके आदमी मार रहा है, तुम एक ही नहीं हो रहा। तो तुम अपनी कमी देखने की बजाय क्या एस्केप रूट निकाला भारतीयों ने, वो मुसलमान बड़े बदतमीज हैं। अरे तुम ताकतवर हो जाओ, यहूदी ताकतवर नहीं हो गए? डॉट जैसा मुल्क है वेस्ट एशिया में, किसी की औकात है उनको आंख दिखा दे। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने कहा कि भारतीय, हर भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, थोड़े रोमांटिक होते हैं, पास्ट में जीना पसंद करते हैं, एग्जैक्टली ना कि प्रेजेंट में जीना। और प्रेजेंट में मुझे 2 फील्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। पहली फील्ड स्पोर्ट्स, जहाँ कोहली और शिखर धवन के साथ मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी भी एक ही टीम में खेलते हैं, बिल्कुल। और दूसरी फील्ड बिजनेस, क्योंकि अभी चाइना और अमेरिका हमारी बहुत मुझे गाली नहीं देनी है, पर आप समझ गए मुझे क्या कहना। कोई नहीं लेने वाले हैं। और अगर हमें ये विश्व कप जीतना है तो हमें भारतीय क्रिकेट टीम से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, जहां जात धर्म देखे नहीं जाते, एबिलिटी देखी जाती है और टीम वर्क देखा जाता है। बिल्कुल। पर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने करीब 500 एपिसोड रिकॉर्ड किए। मैंने ये डेफिनेटली देखा है कि जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं या जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही लोग ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हाईलाइट करते रहते हैं इस पॉडकास्ट पर। और जो लोग कैपिटलिस्टिक होते हैं, जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटी, देश भी टूटेगा, और ये सच है। एग्जैक्टली। पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने खुद के एम्बिशन के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं तोड़ना नहीं चाहते, फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल में होती है, या बहुत सारे इंसानों के दिल में होती है। अगर आपने उनके दिल में जाकर उनको अफेक्ट किया तो उनका दिमाग भी अफेक्ट हो जाता है, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो। अगर मासेस को कंट्रोल करना है तो उनके रिलीजन से बात करो। ये एक बहुत बेसिक फिलोसॉफिकल चीज होती है गवर्नेंस में। चाणक्य भी इसी के बारे में बताते थे, और यही हो रहा है आज हमारे देश में। आई फील कि पिछले 5-10 सालों में ज्यादा हुआ। आजकल के लोग होपफुली पॉडकास्ट के थ्रू, होपफुली यूट्यूब के थ्रू ये जान रहे कि अभी जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो रही है, ना कि नेशनल पॉलिटिक्स के गेम्स। नेशनल पॉलिटिक्स और ये हिंदू मुस्लिम के फाइट्स को छोड़ो और बिजनेस के बारे में सोचो, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सोचो। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल, मैं दोनों पे कहना चाहूँगा। स्पोर्ट्स के बारे में भी। स्पोर्ट्स, पहले मैं स्पोर्ट्स पे ही बोलूँगा। स्पोर्ट्स जीवन में जितनी इंपॉर्टेंट सांसें हैं, आज आप देखो कितने लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। क्यों? जीवन तो है, खेल खत्म हो गया। हम छोटे थे तो 50-50 ओवर मैच खेल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी खा रहे हैं, लोहा भी खा रहे हैं, हजम हो रहा है। तो एक तो स्पोर्ट्स आपको स्वस्थ रखता है। दूसरा, स्पोर्ट्स क्या करता है, आपकी जो स्पिरिट है ना, आप हार गए और आप अपने जीते हुए दोस्त को जाके बधाई दे रहे हो, वो स्पिरिट पैदा करता है। स्पोर्ट्स एक मल्टी डायमेंशनल चीज है।
स्पोर्ट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ बल्ला पकड़ लिए खेल रहे हैं, नहीं। जब आप मैच देखते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान में टीवी फोड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन, इंडियन कैप्टन गले मिल रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ, लियोनेल मेसी जीता, बड़ी अच्छी बात है। सब चाहते भी थे, मैं भी चाहता था। मैच शुरू होने से पहले मैं भी चाहता था लियोनेल मेसी जीते। जब मैच खत्म हो गया तो उस मैच से एक हीरो पैदा हुआ, एम्बापे। लड़ता रहा, मारता रहा। अब वो जो स्पिरिट है उसकी, वो मेरी ताकत बन गई। उस बंदे ने अपना पेनल्टी शॉट तो मार ही दिया था कि हारना नहीं है बॉस। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जाके उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा हटाओ यार। तो स्पोर्ट्स आपको स्वास्थ्य देता है, स्पोर्ट्स आपको स्पिरिट देता है, स्पोर्ट्स ध्यान सिखाता है। जिसका मन अनस्टेबल है वो क्या खेलेगा? तो जहां पे इतने फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, आज के बच्चे, 12 साल के बच्चे को शुगर है क्योंकि सबके पास पैसा है, ज्यादातर लोगों के पास। खाना आप बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, लेकिन बच्चे खेल ही नहीं पा रहे। मोबाइल ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ छीना। उसमें एक चीज छीन ली, बाहर घूमना छीन लिया। मैं अभी आ रहा था प्लेन से, तो मेरे बगल एक साहब बैठे हुए थे। मैं तो किताब पढ़ रहा था। अब तो किताबें मेरी नशा बन गई। जिस चीज से आपको पैसा मिलता हो, इज्जत मिलती हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और मुझे ये सब चीज मिला किताबों से। इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो बर्थडे है 14 अप्रैल, उसको एजुकेशन डे मनाया जाए, क्योंकि वो भी आदमी दलित से ब्राह्मण बना एजुकेशन की वजह से। सरकार उसको एजुकेशन डे डिक्लेयर कर दे कि आज के दिन एजुकेशन पर चर्चा होगी कि एजुकेशन क्या होती है, ये क्या होता है। तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ी चीज है। वो सांसों के बाद आदमी के जीवन में बहुत जरूरी है और हर आदमी को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। बिजनेस, भारत सोने की चिड़िया, यू टुक अप दैट पॉइंट। कब था? जब हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, अशोक के टाइम पे। जब हम लेदर एक्सपोर्टर थे, जब हम पेपर एक्सपोर्टर थे, जब हम कटलरी एक्सपोर्टर थे। प्लिनी, रोमन हिस्टोरियन, रो रहा है, कह रहा द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया। और आज हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक इंपोर्ट करते हैं। केलॉग्स, जो कंट्री कॉर्न पैदा करती है वो कंट्री केलॉग्स इंपोर्ट करती है। हमारा रुपया नहीं मरेगा तो किसका रुपया मरेगा? एंशिएंट इंडिया, पूरा बाहर का पैसा भारत आ रहा है। हम एक्सपोर्टर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। मिडिवल इंडिया, वो ताजमहल बाहर यूरोप वही तो पैसे दे गए तभी तो बना। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। आज मैक्सिमम इंपोर्ट, मिनिमम एक्सपोर्ट। और जब तक ये बैलेंस, अब तेल तो हम नहीं बना सकते, तेल तो हम एक्सपोर्ट ही करना, लेकिन सब्स्टिट्यूट एनर्जी तो हम यूज ही कर सकते हैं ना। सोलर पावर पे हम ध्यान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हम ला ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। भाई, कार की शीशे का वाइपर तो बना ही सकते हैं ना, साइकिल बना सकते हैं, स्लीपर बना सकते हैं। तो इंडिया को बिजनेस प्रमोशन की जो आइडियोलॉजीज है ना, उनको प्रमोट करना चाहिए हमारी सरकार को, निश्चित तौर पे करना चाहिए। ओके। और इसलिए जो लोग मुगल्स को या जनरली इस्लाम को एक ब्लैक पेंट का कोट के साथ पेंट कर रहे, आई थिंक यूथ को अब उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए। मेरा मानना यह है कि जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी, जैसे एक साहब ने हमसे कहा हम डॉक्टर अंबेडकर से बहुत नाराज हैं। हमने कहा क्यों? तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारी वाइफ के साथ? अरे नहीं यार, उस आदमी ने जो है आरक्षण लेकर आया। मैंने कहा यार पढ़ लो कम से कम। यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई सेड यार मैं तैयार नहीं हूं। इस देश में 90% आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुनकर
नॉलेजेबल हो गया है। तो जहां भी आपको डाउट है तो आप किताब पता करो कि यार ये कहाँ लिखा हुआ, और वो किताब स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से होनी चाहिए। एविडेंस ढूंढो आप बेसिकली। हाँ, वो किताब जो है मजनू पब्लिकेशन से नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ो ना, आप पता करो। मैंने पता नहीं क्यों पर 10-12 साल पहले जेई की पढ़ाई करी थी। अच्छा। कुछ समझ नहीं आया। मेरी मैथ्स अच्छी थी, फिजिक्स बहुत अच्छा था, पर केमिस्ट्री और बाकी मुझे याद भी नहीं कौन से सब यही था, पीसीएम थे। पर मेरे से नहीं होगी, बहुत मेहनत लगी थी। पर मैंने ये जाना कि जेई क्रैक करने के लिए पहले तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको बहुत डीपली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सवाल ऐसे होते जेई में कि मान लो 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रेन पर एक बर्ड है और 2 ट्रेन की स्पीड ये है और वो बर्ड की स्पीड इतनी है। एक ट्रेन से वो दूसरे ट्रेन तक बर्ड जब फ्लाई करेगा तो पहला सवाल यह है कि इस ट्रेन तक वो कब तक पहुंचेगा, और फिर मान लो उसने एक रिटर्न जर्नी मारी तो फिर इस ट्रेन तक कितने टाइम में पहुंचेगा, और बेस्ड ऑन दैट स्पीड ऑफ ट्रेन्स वो बर्ड कितनी बार दोनों ट्रेन को टच करेगा। और ये सवाल पढ़ के मैंने जेई को छोड़ा क्योंकि पता चला कि यार ये बहुत डीप थिंकिंग करनी होगी मुझे यहाँ, और मुझे नहीं करनी, क्योंकि शायद मुझे इंजीनियरिंग ही नहीं करनी थी। पर नहीं, मैंने इंजीनियरिंग करी, आसान एग्जाम दिया। आई थिंक अभी आज के ज़माने में हर किसी को जेई देना पड़ता है, तभी ऑप्शंस होते थे एग्जाम्स, तो आई चोज एन ईजी एग्जाम। पर जेई आप इंजीनियरिंग क्रैक करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल, फिजिक्स, विजुअलाइजेशन ओरिएंटेड माइंड की ज़रूरत होती है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए एनालिटिकल माइंड की ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो जब कोई आपके क्लास में बैठता, आप उनके एनालिसिस के पावर को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, इम्प्रूव करता है। और लोगों के एनालिटिकल पावर इंप्रूव करने के साथ साथ आपका खुद का भी एनालिटिकल पावर एज अ टीचर इंप्रूव हो चुका है। ओके, और बताइए सर, मतलब आप उनका एनालिटिकल पावर और कैसे इंप्रूव कर। अब मैंने क्या किया, अब पहले मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा अफगानिस्तान और अमेरिका जी, अब मैं उनको पढ़ाऊंगा मौर्यन पीरियड। अब वहां की औरत कैसी है, अमेरिका की औरत की तरह, क्योंकि इकोनॉमिक हाँ, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, तो मैं उनको मौर्य पढ़ाऊंगा, पोस्ट मौर्य पढ़ाऊंगा। पोस्ट मौर्य पीरियड इज द पीक ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। पैसा बह रहा है भारत में, तो एक चित्र बनाऊंगा पोस्ट मौर्य का, फिर उसके नीचे एक चित्र बनाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, फिर दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा दूंगा। फिर दूसरा चित्र बनाऊंगा अफगानिस्तान का, फिर बनाऊंगा 1000 AD का, फिर दोनों चित्र बना दूंगा। ये देखो सती प्रथा, ये देखो चाइल्ड मैरिज, ये देखो रोल ऑफ इकोनॉमी। तो पढ़कर सोच डेवलप करना पड़ेगा, हिस्ट्री को समझकर, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी, अच्छा मेहनत की वो जो बात है, मजदूर मतलब कौन, जो बेहोश होकर मेहनत कर रहा है, जिसको मजदूर की 4 प्रॉपर्टीज होती, जो भी लोग जीवन में मजदूर होते हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज होती। पहला, क्या मुकेश अंबानी कम मेहनत करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनत का डायरेक्शन है वो उनका इंटरेस्ट का डायरेक्शन है, और इंटरेस्ट में जब आप मेहनत करते हो तो मजा आता है। मजदूर करता है बस, पहला फीचर मजदूर का। इसलिए हर व्यक्ति को अगर उसके मेहनत में मजा नहीं आ रहा है तो उसे पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिर वो सफल नहीं होगा। दूसरा मजदूर का ट्रेड क्या होता है, उसके लिए समय कीमती नहीं है, उसके लिए पैसा कीमती है। समय तो किसी के साथ बैठा रहेगा, वो चाय पीने बैठा है, 6 घंटा बैठा है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, चाय पानी निकले कि मन नहीं लग रहा था, मन बड़ा उलझा रहता, डिप्रेशन फील हो रहा है। अरे तो रूम पार्टनर 2 लोग रहते हो, एक बड़ी सी छड़ी मंगा लो इतनी, जब डिप्रेशन फील हो 10 डंडा तुम अपने यहाँ सामने रख के तो मारे, खत्म डिप्रेशन। मास्टर ऐसे ही तो डिप्रेशन दूर करता था स्कूल में। दूसरा ट्रेड उसका, वो पैसे को कीमती मानता है, समय को नहीं मानता। तीसरा मजदूर क्या करता है, उसका गोल ही क्लियर नहीं है, कहां जाना है। आईएएस बनोगे सर, नौकरी चाहिए बस सर, बैंक में भी लग जाए तो ले ले। तो वो बेहोशी में मेहनत करता है,
वो समय को कीमती नहीं मानता, उसके पास फिक्स्ड गोल नहीं है। और चौथी बात, सबसे प्रभावित है, पैंट खरीद रहा है दुकान पे लिवाइस की। कभी कभी मैं ये सब जानबूझ के करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। शोरूम पे 4-5 लोग खड़े हैं, पैंट ले रहे हैं लिवाइस की, मैं क्या बगल में खड़ा हो गया। मैंने कहा आजकल अच्छी नहीं आ रही लिवाइस की पैंट, मैं लिया था 2 श्रिंक कर गई है सर। है हाँ यार पता है नहीं कुछ हो, ले लो तुम। नहीं नहीं सर हम नहीं लेंगे। अरे मेरे कहने से काहे नहीं ले रहे हो? मरा हुआ मन कभी राजा हो सकता है? ये 4 चीजें व्यक्ति को अपने अंदर देखनी चाहिए। उसे मजदूर नहीं बनना चाहिए, मेहनत तो करनी ही है। आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे, चौकीदार बन गए, चपरासी बन गए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लिया। भाई आज रणवीर अलाहाबादिया इज रनिंग हिज ओन बिजनेस। यू आर मास्टर ऑफ योर टाइम, यू आर मास्टर ऑफ योर मनी, यू आर मास्टर ऑफ योर डिसीजंस एट द एज ऑफ 30। इफ यू वुड हैव वर्किंग समवेयर, है ना? तो आईएएस की प्रिपरेशन सिर्फ एनालिसिस की प्रिपरेशन नहीं है, पर्सनालिटी की भी प्रिपरेशन है। okay. इतने कम लोग क्रैक क्यों कर पाते? सीईटी कम है। पर ओके, फेयर। और अब कौरव की तरफ कितनी सेना है, कितने वॉरियर हैं? अर्जुन की तरफ 1 है। बड़ा प्यारा सवाल है ये कि हारते क्यों हैं? पांडव की तरफ 1 वॉरियर अर्जुन, कौरव की तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, खुद दुर्योधन। भीष्म पितामह दिल से नहीं लड़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट दिल से नहीं लड़ेगा वो भीष्म पितामह की तरह लड़ रहा है, जीतेगा तो कभी नहीं। द्रोणाचार्य कंफ्यूज्ड हैं, युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन से राय मांग रहे हैं कि भैया मेरा बेटा मारा गया भैया। कर्ण जज्बाती है कि मेरे भाई है, मैं आईएएस बन के क्या करूंगा, मेरा भाई अर्जुन आईएएस बन जाए। दुर्योधन बेवकूफ है, मां के पास जा रहा है, कृष्ण बीच में आ जाते, कहते पे नंगे जा रहे हो, जॉकी पहन लो। तो जो भी कौरव की तरफ के योद्धा है, उसके ट्रेड जिस यूपीएससी एस्पिरेंट में है, वो चाहे जितना बड़ा योद्धा है वो हारेगा। ओके। मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता? मस्ती। कि गर्लफ्रेंड की लैप में भी अगर सर रखा है तो नेशनल इनकम चल रहा है। कोई तुम्हारे दिमाग में जाके थोड़ी देख रहा है। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते। भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे भैया। क्या नहीं करोगे? भैया पापा ने मना किया है। मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है, हर चीज से तुम डरे हुए हो। और लड़कियों को मजा आता है ऐसे लोगों को छेड़ने में। लड़कियां वैसे किसी से बात भले ना करें, लेकिन जब उनको यह पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा कंसंट्रेट हो रहा है, इस तरह के अपने खेल हैं कई सारे, उसमें से एक खेल है आदमी का कंसंट्रेशन तोड़ना। विश्वामित्र बैठे नहीं थे, आईएएस बनना। इंद्र को लगा कि यार ये तो आईएएस बन रहा है, मेनका को भेजा कि जाओ जरा देखो। तो मेनका ने हाथ चूड़ी उड़ी बजाई, विश्वामित्र ने एक आंख खोल दी। औरतों का एक मजा है नाचना, आदमी नाचता रहे, भस्मासुर को मार डाला। तो मस्ती में रहना है। इंटरव्यू में क्या टेस्ट किया जाता है? इनरव्यू जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया कि आपको लगता है मुगल इतिहास हटाना चाहिए? अच्छा, ओपिनियन। यू कैन नॉट डिनाई ओपिनियन। 3 तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में होते हैं। एक होता है आपका डैफ, आप अपने बारे में पहले ही बता देते हो, डैफ का फॉर्म होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है आपके बारे में, आप कहाँ पढ़े, आप कहाँ गए, आपके स्कूल का नाम क्या था। तो एक तो वहां से इंटरव्यू होता है। दूसरा होता है आपकी नॉलेज चेक होती है, अच्छा एमएससी किया है फिजिक्स से, तो फिजिक्स से पूछ लिया। तीसरा होता है, दूसरे में करंट भी आता है कि यूक्रेन वॉर क्या सोच रहे हो, ये है कैसे शुरू हुआ, क्या मतलब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पर्सनैलिटी बेस्ड, ओपिनियन, कि आपको लगता है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए था। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा,
and your opinion is you are. टाइगर ढूंढ रहे हैं सरकार, Exactly. दिमागी टाइगर. Lion, decision and dareness. गोली भी तो चलानी है IPS बन के, तो वो दोनों चीज ढूंढ रहे हैं, डिसीजन और डेयरनेस. तभी राजा बनने देंगे. वो सिर्फ डेयरनेस नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप हाथी हैं, बहुत ताकत है, आप कहीं भी घुस जाएंगे. नहीं नहीं नहीं. वो सिर्फ दिमाग भी नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप लोमड़ी हैं, बड़ा दिमाग लगा ले. ना, वो लायन ढूंढ रहे हैं, डिसीजन और डेयरनेस. जिसके पास दोनों चीजें हैं वो IAS बनेगा. आपसे बात करके और IAS विवेक आत्रे से बात करके मुझे ये पता चला कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए या जनरली ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जो भी चीज़ें आपने कही उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और पीपल स्किल की बहुत ज़रूरत होती है. लोगों को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि आपको गांव में भी काम करना होता है और साउथ मुंबई में भी काम करना होता है. बिल्कुल. और ये काम AI कभी रिप्लेस नहीं करेगा. पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे सिस्टम में क्या बदलाव आने वाले हैं? एज इन क्या 20 साल बाद भी UPSC एग्जाम होगा? 30 साल बाद UPSC एग्जाम होगा? पूरे सिस्टम में बदलाव आएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, बदलाव तो रिक्वायरमेंट है ना. मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. आज जो अरब कंट्रीज हैं वो इतनी रिसोर्सफुल होकर डेवलप्ड नहीं है. मतलब ईरान भी तो एप्पल बना सकता है भाई. तुम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर हो. जैसे ड्यूश बैंक इंडिया में, HSBC इंडिया में, तो ईरानियन बैंक भी तो इंडिया में हो सकता है. इराक. लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चेंज के साथ नहीं चले. अब क्या होगा? तो UPSC में तो, सिविल सर्विस में तो चेंज इज मैंडेटरी, क्योंकि ये तो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है. तो वो तो होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता. मतलब होगा 20 साल क्या, हर 15 साल बाद होना ही चाहिए, चेंजेस होने ही चाहिए. तो वो तो होगा, क्योंकि जिस दिन इस देश में सिविल सर्विस कमजोर पड़ जाएगी उस दिन इन रियलिटी ये देश कमजोर पड़ जाएगा. आप नेशनल पॉलिटिक्स पूरे तरीके से फॉलो करते हो? हाँ, आई मीन ऑब्वियसली. बहुत सारे टीनेज लिसनर्स हैं हमारे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते. इफ यू आर कंफर्टेबल, एक पिक्चर पेंट कर दीजिए देश में क्या हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स. नहीं, इस देश के युवा को एक बात बता दी गई कि राजनीति एक गंदी चीज है. गंदी होती तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों करते? राजनीति एक बहुत ही परिपक्व मन का खेल है. जब उस खेल में वो परिपक्व मन नहीं जाता तो लोअर एवरेज लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का संबंध सीधे राजनीति से है. राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक बजट है पैसे का. इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन है पॉलिटी से. पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी. तो जब वो राइट एक्यूमेन का आदमी राजनीति में जाना बंद हो गया तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं. तो ठेकेदार जाने लगे, कॉन्ट्रैक्टर. अब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही तो काम करेगा. उसको ठेकेदारी से मतलब है कि उसको वेलफेयर से मतलब है. तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत परेशान था, उस समय आज भारत परेशान है. वो इसलिए नहीं कि यहां कोई खराब है, नहीं, इसलिए क्योंकि एक अलग ग्रुप का आदमी पॉलिटिक्स में एंटर कर गया. और दूसरी बात, इस देश के आदमी को बजट समझ में नहीं आता. और आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, वो लौट कर आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, तो बाकी पैसा तो वो रख ही लेगा ना. हर आदमी लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी है. तो इस देश का आदमी अपने आप को राजा मानता ही नहीं. प्रियम्बल की पहली लाइन कहती हुई द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व. तो मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि वो राजनीति का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको गौर से देखें और कोशिश करें कि अपनी एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में एंटर करें. एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए. क्या हो रहा है देश में अभी? नहीं, अभी तो मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के PM मोदी जी हैं. बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी देश में. अब इस देश में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता.
जैसे मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ मैं ISI का एजेंट हूँ, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में। अब इस देश में राष्ट्रवाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। उस पर कितना काम हो रहा है ये तो बाद का समय बताएगा। वो हो रहा है। अब इस देश की पूरी जो दर्शन है वो बदल रहा है। पूरा दर्शन बदल रहा है। वो बदलना ही था तो समय की बात थी, वो होना ही था। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो, उस वक्त आपको फील नहीं होता। जैसे आज की डेट में इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने के, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मतलब जब किसी आदमी को कोई टोकने वाला नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर DM थे, तो उनके घर में जब भी कोई ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट्री वाला आता था तो उनके बेटे की बड़ी तारीफ करता था। अरे बाबूजी मंगल बड़ा उच्च का है बाबूजी, अरे बृहस्पति देखो बाबूजी, शुक्र के तो क्या कहने। और मैं अगर हाथ दिखा देता था तो मुझसे कहता संघर्ष बहुत है। तो मोदी जी के भी जीवन में तो संघर्ष बहुत है। संघर्ष बहुत होना बड़ी अच्छी बात है। तो जिसकी भी ज्यादा पैटिंग की जाती है ना, वो बर्बाद हो ही जाता है। मुसलमान को चिंता नहीं थी अपनी, होश पड़ा हुआ। वो जानता था कि कोई भी आएगा सब पैट कर रहे हैं। अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया, अरे भैया। ये क्यों होता था? वोट बैंक। मुसलमान तो उसको, मुसलमान बड़ा भावुक है ना। मुसलमान को जितना इतना आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उना फाड़ के कि अरे भैया। मुसलमान का जीवन ले लो, बस इस्लाम की तारीफ कर दो। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए उन्हें कि महाराज आपने निकाला। तो शाहबानों के केस में क्या हुआ था इस देश में? सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कानून को बदल दे। यहां तो कानून बदल, कोई परेशानी है बाबूजी, कोई परेशानी नहीं। यही तो है डिटरमिन्ड लीडरशिप। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक इज डिफरेंट, इंस्टेंट इज डिफरेंट। आप भाई दारू पी के मोबाइल में पत्नी को बोल दिए तलाक तलाक तलाक, ये थोड़ी इस्लाम कहता है। वो तो ट्रिपल तलाक की बात करता है, और वो भी स्टेजेस में। तो जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया ईसाई होते हुए, बड़े ध्यान देने वाली बात है, सती प्रथा खत्म किया उसने, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया हिंदू होते हुए। कभी कभी आप बेहोशी में अपनी कमियां नहीं देख पाते, कोई दूसरा आके दिखा जाता है, तो उसको गाली देने के बजाय उसको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि आप एक गुरु, आप एक कोच हो। आपने बहुत सारे अलग अलग जेनरेशंस को देखा है अब तक। कितने बैचेस को ट्रेन किया आपने टोटल? कम से कम 500 बैच तो होंगे ही। ओके, मिनिमम। अपनी मेंटालिटी की प्रोग्रेशन देखी है? बिल्कुल देखिए। तो अभी मेंटालिटी बदली कैसे? टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत कमजोर है। ये न्यू जनरेशन का इतना बड़ा सच है। और वो इसलिए है क्योंकि वो हाफ गर्लफ्रेंड ज्यादा पढ़ते हैं। तो जो आदमी सिर्फ हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ेगा और दिनकर को नहीं पढ़ेगा, वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसको भी पढ़ना जरूरी है कि महाभारत बिना संघर्ष और शक्ति के नहीं जीती जा सकती। मुझे लगा अब तक कि सिर्फ शहरों में टफनेस चली गई है, पर आप ये कह रहे हो कि टीयर 2 टीयर 3 में भी
टफनेस की प्रॉब्लम है। ओके, अभी इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, सॉल्यूशन पहले हमारी बात ही वहीं से शुरू हुई, एजुकेशन सिस्टम से, फैमिली से, एम्बियंस से, एनवायरनमेंट से। तो वो सब, जैसे माँ बाप को चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को जो उनका हीरो हो उसकी कहानियां जरूर सुनाए। प्रभु राम की कहानी सुनाए, भगवान कृष्ण की सुनाए जरूर। घर में जैसे मैं अपनी बेटियों के साथ क्या करता हूँ, एक टॉपिक दे दूंगा कि भाई कल संसद बैठेगी, मैं अपने घर को संसद बना लिया हूँ। एक तरफ अपोजिशन बैठता है, एक तरफ सरकार बैठती है। तो सरकार की तरफ मेरी वाइफ बैठती है, मैं बैठता हूँ, वो पीएम बन जाती है, मेरे बच्चे अपोजिशन बन जाते हैं। फिर एक मुद्दा आ जाता है भाई संसद, फिर बहस होती है, फिर उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी तो एक तरीका है हफ्ते भर में कर। तो इससे क्या होता है, बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़ती है। सब चीजें स्कूल भी नहीं कर सकता, कुछ चीजें आपको भी करना पड़ेगा। तो जब सब, सरकार, परिवार, बच्चे, टीचर सब मिलेंगे तो फिर तो मुट्ठी बनेगी, और मुट्ठी मतलब ताकत। अवध ओझा सर, यही है आज का पॉडकास्ट। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि आपके साथ हम और बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। इंटरनेट को आपकी ज़रूरत है, मैं बस यही कहूँगा। थैंक यू। हाँ, और कुछ लोगों के दिमाग और दिल सिर्फ पॉडकास्ट के माध्यम से खुलते हैं इंटरनेट के सामने। पर एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट होने के लिए और एक अच्छे पॉडकास्ट गेस्ट होने के लिए सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है। और आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हो, और यही स्टूडेंट मेंटालिटी को दुनिया के सामने पेश करना हमारा ऑनर है सर। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखा आपसे। अरे मैंने भी बहुत कुछ सीखा यार, और सुना जो है उस पर मैं होमवर्क करूँगा। नहीं, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि आपको बेसिकली मजा आया हो। बहुत 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 मजा आया। जाने से पहले सर, ऑन बिहाफ ऑफ टीम TRS एंड टीम आजियो, आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। मुझे हाथ में एक चोट लग चुकी है, इसलिए भारी हैम्पर है, मैं आपको नहीं दे सकता। ये हमारा पॉडकास्ट प्रोड्यूसर श्रुतेश आपको देगा। थैंक यू सर। थैंक यू। उस में बाहर रखवा देते। इस हैम्पर में गिफ्ट्स भी आपके लिए और बहुत सारा प्यार भी है। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। और इस पॉडकास्ट पर काफी सारे मिलिट्री हीरोज आए जिन्होंने आर्मी में देश के लिए बहुत कुछ किया है। आई फील कि सोल्जर्स सिर्फ मिलिट्री में नहीं होते, सोल्जर्स शहरों में भी होते हैं और इंटरनेट पर भी होते हैं। आई फील कि आप एक मॉडर्न इंटरनेट सोल्जर हो हमारे देश के फ्यूचर के लिए। थैंक यू। सो आई सल्यूट योर वर्क सर। अरे थैंक यू यार। ऑल योर लाइफ्स वर्क, एंड आई एम श्योर कि अभी आपकी इंटरनेट करियर की थोड़ी सी शुरुआत हुई है। बहुत भयानक वीरेंद्र सहवाग स्टाइल शुरुआत हुई है, पर आपको बहुत कुछ करना है, आपको 300 रन 2 बार बनाना। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। फिर से मैं वही कहूंगा, हमें ये बताइए कि अवध सर के साथ हम अगली बार किन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। कैसा लगा आज का एपिसोड? ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे ऑनेस्टली आपसे ये जानना है कि TRS को ज्यादा इंप्रूव हम कैसे करें। गेस्ट रिकमेंडेशंस भी दीजिए। आई एम श्योर कि आप में से काफी सारे लोग पहली बार TRS देख रहे होंगे। डेफिनेटली हमारी लाइब्रेरी को स्कैन कीजिए। दुनिया में जितने भी टॉपिक्स है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट कवर हो चुका है TRS इंग्लिश या TRS हिंदी पर। दोनों पॉडकास्ट स्कैन कीजिए दोस्तों। इस लुक की वजह है आजियो। अगर आपको भी इसी तरह फैशनेबल दिखना है तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट कीजिए। आई एम स्टाइल्ड बाय आजियो फॉर दिस वन। बहुत ही जल्द मैं लौट कर आऊंगा TRS पर, सीखते जाऊंगा आप सभी के सामने, और जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा आई होप कि आप भी और ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखते जाएंगे। साथ में भारत को आगे लेके जाते हैं दोस्तों। ऑल आई विल से इज जय हिंद।